देवियों और सज्जनों, डज गॉड एग्जिस्ट? इस सवाल का जवाब सब अपने अपने तहीं खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको गॉड डैम पार्टिकल की खोज बताता है, कोई गॉड पार्टिकल की खोज बताता है, कोई हिग्स बोसान की खोज बताता है, कोई ये सवाल जवाब तलाशने की कोशिश करता है कि मास एग्जिस्टेंस में आखिर आया कैसे, हुआ क्या था, सृष्टि के पहले, समय के पहले क्या था। और कोई ये कहता है कि ये सारी खोजें जिस मस्तिष्क में हो रही हैं प्रकृति के क्रम में, वो कैसे विकसित हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज इन बुनियादी सवालों के कुछ जवाब हासिल करने में कामयाब हों। ये किसी एक धर्म के बारे में बहस नहीं है, ये बात सबको स्पष्ट होनी चाहिए। किसी धर्म को महान बताने या किसी धर्म को कमतर बताने की ये बहस नहीं है। तो यदि कोई इस उम्मीद से देख रहा है या यहां आया है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको नाउम्मीदी हाथ लगेगी। इस बहस में बहुत ज्यादा धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल को लेकर भी ये दोनों लोग जो अभी आपको गंभीर दिख रहे हैं, भले लोग हैं, कल शाम को चाय पर मिले थे, बहुत हंसी मजाक भी इनके बीच हुआ था और गलबैयां डालते हुए एक तस्वीर भी हुई थी। ये इस बात का प्रमाण है कि इंटरनेट पर जो हल्ला मचा हुआ है उसके मुकाबले ये दोनों लोग बहुत ही अच्छे शांत ढंग से बहस के लिए राजी हो गए हैं। ट्विटर की बातें ट्विटर तक सीमित, एलन मस्क आजकल उसको एक्स कहते हैं। और अब इस बहस की शुरुआत मैं इन विद्वानों का, हालांकि इनको परिचय की जरूरत नहीं, पर हो सकता है, हमें पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि नेवर अज्यूम, विज्ञान भी यही कहता है। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब इस्लामिक विद्वान, शिक्षाविद हैं, कोलकाता के वाहियान फाउंडेशन के संस्थापक हैं, लखनऊ की प्रतिष्ठित दारुल उलूम नदवतुल उलमा से ग्रेजुएशन किया है, सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर अध्यापन और बौद्धिक कामों में सक्रिय हैं और इस समय इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से पीएचडी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ ट्रैवल ब्लॉग भी बनाते हैं। पेट्रोनस टावर के सामने का ब्लॉग हमने देखा। हमारे साथ जावेद अख्तर साहब हैं। जावेद अख्तर साहब कवि हैं, शायर हैं, गद्य भी लिखते हैं, फिल्मों के लिए संवाद लिखे हैं, गीत लिखे हैं। इससे इतर ये वैज्ञानिक सोच को लेकर या अपने डिक्लेयर्ड एथिज्म को लेकर भी मुखर रहते हैं और अपने तहीं रैशनैलिटी की बात करते हैं। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को। आइए सर जी। तमाम तारीफें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम यह साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन यह स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक
सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा, ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है, लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में यह भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्ग्यूमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। चलें अब हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, यह सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन यह सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए, लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि ये खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे, और मिसाल देंगे कि पहले जमाने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ, और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना के
प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से यह कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है? इस पर मैं इंशाल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो ईविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं ईविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। चूंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ईविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल हैं या नहीं। अगर पॉसिबल हैं तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू मुफ्ती साहब। मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे या वहां? जी। पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, तो आप फिक्र ना करें उसकी, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मज़हब रहे। ये मज़हब जाहिलों के नहीं थे, ये मज़हब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए। ये मज़हब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की लिमिटेड थी, मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मज़हब था, जर्मेनिक रिलीजन। उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो हैं वो ज़्यादातर फ़नी हैं, वो हमेशा रहे नहीं, और वो जो लोग इन्हें मानते थे
उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है मजहबों का, हर मजहब आपसे एक चीज़ मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज़ होती है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमखाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीज़न है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही भाई कल को मैं यकीन कर लूं कि एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है? भाई वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल लगे, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साहब देखिए मेरा फेथ है, इस पर बात न किया। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। अल्टीमेटली दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। अब आप ये कहें, क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कायनात किसने बनाई? कमाल ये है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पे गए और एक बॉल देखी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई। हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते हैं आइलैंड। इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आइलैंड हैं, खला में। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं किसने बनाए। आपने जजीरे के बारे में भी नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान्ड पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एक से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं है। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है तो आंधियों की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए मुझे नेचर को इंसाफ की जरूरत भी नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था, ये मेरी आंख तो नहीं यूं कर दिया उसे, तो इसे सजा मिलनी नहीं, वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। नेचर बगैर इंसाफ के है। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी जहन की पैदावार है। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तस्वुर, इंसाफ का तस्वुर। भाई आप साथ मिलते हैं
अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी नहीं, है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि ये मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन्स डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा था फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सा भी नहीं, वो आप में कुछ खूबियाँ भी पैदा करता होगा, देखिए उससे ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है। अल्कोहल जो है वो ज़्यादातर दवाओं में यूज़ होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जिटिविटी किन लोगों की है। तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं थे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज़ पीते थे। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र उनकी है जो 2 पैक नाप के शराब पीते और खाना खाते हैं। मगर हम शराब को बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा समझता हूँ। क्यों? ऐसा होता नहीं। कुछ चीज़ों में आदत होती है कि वो बढ़ती है। आज तक में एक आदमी दूध पीता है, आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा। ऐसा नहीं होता, सुबह से दूध पीता रहता है। मिल्कोहलिक मैंने नहीं देखे, अल्कोहलिक होते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज़ करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से एक हैं, इनसे बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि आज आप देखते हैं दुनिया में जो तबाहियाँ हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है पहले। थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी सिम रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया, तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। जी, मैं पहले जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूं मुफ्ती साहब को। योर रिबटल राउंड 1, यू हैव 7 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग। महजूज, डू यू अंडरस्टैंड? वी एंजॉयड। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग देखते हैं। दरअसल हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी जबान आम फहम सबको समझ में आ जाए, और जहां कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहां बताते भी चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ
सही भी होता है, गलत भी होता है। बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को। जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही है। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है। चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा, स्टुपिडिटी फिर क्या है। अगर फेथ, रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है। चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है। मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ, आई लव जावेद अख्तर एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। सो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाह व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कहते हैं कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इरैशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है, तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे। क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इरैशनल बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है, उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज इन्होंने यह कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है। 2 पैक आप पी लें, बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना, तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। फर्स्ट राउंड के रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसाफ नहीं होता है। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं नहायत मामूली होते हैं। ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं। किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे। ये सब बनाए हुए इंसान ने, बहुत से काम इंसान ने किए हैं। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल्स हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है और मना करता है कि ज़्यादा सवाल ना करो, बह जाओगे तुम। आप क्यों रोकते हैं?
हकीकत ये है कि इंसानी तारीख क्या है। इंसानी तारीख ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग हुए हैं। एक वो जिन्होंने अपनी लाइल्मी की परस्तिश की है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी इग्नोरेंस या लाइल्मी से झगड़ा किया है और मालूम किया है कि क्या है। ये जो आप कह रहे हैं, आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी। लोग हैरान थे ये सूरज डूबता है तो इधर से कैसे निकलता। और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे ही मान जाइए। भाई आप इसके बाद जाते हो, कहते सवाल ना करना कि ये कहाँ से आया, ये पावर तो हमेशा से हमेशा रहेगी। तो आप यूनिवर्स के बारे में मानने में क्या तकलीफ है। एक कदम पहले रुक जाइए, ये हमेशा से थी या नहीं थी हमें मालूम नहीं है। और ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। लेकिन बाकी सब बातें, हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स एंड बाकी सब पता है। जिसको सब पता है वो गड़बड़ है। हम में ये इंकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि हमें ये बहुत सारी बातें नहीं मालूम, लेकिन हम उनकी परस्तिश न करना, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश न करें, हम उसे पता लगाने की कोशिश करें। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहाँ आए हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई है जिन्होंने सवाल किए थे। ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए थे। और हर स्टेज पे इन सवालों को मकरूह कहा गया था, गलत कहा गया था। आप जरा तारीख पढ़िए, एक बड़ी दिलचस्प किताब है बर्ट्रैंड रसेल की, जिसमें उसने रिलीजन एंड साइंस कि कब से रिलीजन जो है साइंस के अगेंस्ट है। और हद तो यह है कि भाप के इंजन के खिलाफ थे, स्टीम इंजन के भी खिलाफ थे, और फतवे हुए उन पर, वेटिकन ने दिए। तो ये हमेशा, अभी जैसे ही ये राइट विंगर आते हैं अमेरिका में पावर में, तो वो जो अपना ये क्या बोलते हैं उसे, सीड क्या बोलते हैं, सीड क्या जो, हाँ नहीं सीड जो होते हैं जिन पे जी, नहीं भाई, वो जो ह्यूमन बॉडी के उस पर रिसर्च बंद हो जाती है, रिपब्लिकन नहीं करने देते। अरे भाई इतना डर क्या है तुम्हें। एक ज़माने में बहुत नाराज थे ये सारे मजहबी लोग कि ये इंसान तो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या तकलीफ भाई, बना ले तो बना लेने दो, ये खौफ क्या है। और ये सब आज जो आप कह रहे हैं नामुमकिन है, ये कैसे हुआ। मुझे एक किस्सा याद आता है, जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो एक टीचर रख दिया गया, उसने 1 2 3 4 5 6 7 को सिखा दिया मुझे। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ मुफ्ती साहब, जिस दिन उसने ये बताया कि 1/2 क्या होता है और 3/4 क्या होता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर बीच से फट जाएगा। ये आदमी कह रहा है कि जो दीवार के अंदर जाओ वॉक करते हुए। आज हंसता हूँ मैं इस बात पे। तो आज जो बातें आपके जहन से बिल्कुल परे हैं और आप हैरान होते उन्हें देख के, एक वक्त आएगा कि मामूली लगेंगे। और हुआ है, आपकी इंसानी तारीख ही है। इतनी जल्दी सारे फैसले आप मत कर लीजिए, थोड़ा ये ह्यूमिलिटी रखिए कि भाई ये हमें नहीं मालूम। ये कहने में क्या आ रहा है, ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है और कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। आपने फैसला कर लिया कब बनी। ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था। खामोश बैठा था, ऐसी जमाइयाँ ले रहा था। फिर उसे आइडिया है, यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स पर आपसे सोचिए। वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है।
ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था? कैसी बात है, ये बड़ा आसान है। जो बात हमें आज धीरे धीरे पता चली है, बरसों 2000 और 2500 साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि क्या था, आप मान गए, और तब से वही मान रहे हैं जो 2500 साल पहले कहा गया था। सब कुछ बदल गया है, सॉल्व हो रही हैं चीज़ें। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़ें, उसकी परस्तिश न करें। जी, टाइम। थैंक यू सो मच। मैं तर्कों की इस श्रृंखला में राउंड 2 के लिए मुफ्ती साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। आपके पास एक बार फिर से 7 मिनट का वक्त है। शुक्रिया। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मर्तबा दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहां पे आया हूं। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा। और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है। यह है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम साइंस को तो तरक्की करते हैं। भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज कहा, वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है, या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। मैंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए। आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम
ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था? टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स। देखिए, पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया। सिंपल की मिसाल से मैं समझा देता हूं। जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिंजेंट ही होगा, अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो। लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं, और इन्फिनिट रिगरेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा, जहां रुकेंगे वही खुदा है। दूसरी चीज, आपने ये कहा, क्या कह रहा था मैं, किस पॉइंट को? What? Oh no, after that. Just now. हाँ, जहां रुकेंगे वही खुदा है। बहरहाल, तो टाइम का जिक्र हो गया, गॉड ऑफ गैप, सॉरी, या इसकी एक मिसाल आप ले लें। एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं, सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई है, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है, तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कहे, अरे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल। आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपने गैप्स को फिल करके, कॉन्टिंजेंट चीजों से गैप्स को फिल करके हमारे ऑब्जर्वेशन को और ब्रॉड कर दिया। अब हमें और पता चल गया कि ये जो कार है इसका सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले कम समझते थे, अब कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा वाजे हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सर्टेनिटी और बढ़ गई कि जरूर इस कार को किसी ना किसी ने बनाया। यही मामला यूनिवर्स का है। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, चूंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते। ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है। थैंक यू। जी, ये आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 है। हाँ। 7 मिनट है। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने कहा कि जब कायनात ही नहीं थी तो वक्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे नहीं था? खुदा था। एक एग्जिस्टेंस तो था ना खुदा का। तो जब खुदा था तो वक्त भी होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं था, खुदा था। अच्छा, बाकी एक आपने कहा साहब आप साबित कीजिए, आपके पास भी लॉजिक है, मेरे पास भी लॉजिक है। आप मेरा जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि खुदा है। बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि एक चाय की केतली मरीख के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है, मैंने दावा किया है। ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है। मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दोयम ये कि ये जो आप कह रहे हैं, जो गैप्स हैं, ये गैप जब जब किसी मजहब को चैलेंज करते हैं, जब ऐसा कोई बात आती है तो हंगामा हो जाता है कि जब वो चैलेंज करें किसी फेथ को। ये तमाम साइंस जो है इसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वक्तों में मजहब ने रोकने की कोशिश की है। ये किताब है रिलीजन एंड साइंस, बर्टन रसल की, पढ़िएगा, अच्छी लगेगी आपको। तारीख ही है साइंस, मजहब की साइंस से उसका यही रिश्ता है। अच्छा, अब ये हम सोचें कि बहरहाल ये वजूद जो है मजहब और ये बिलीव इन गॉड इंसान को बेहतर बना देता है। तो एक काम कीजिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि रिलीजन कहाँ कहाँ ज़्यादा है,
कहाँ कहाँ, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो या हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मजहबियत ज़्यादा है, रख दीजिए नक्शा अलग। अब दूसरा नक्शा कि कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन, औरतों के हुकूक की पामाली, जुल्म, डिक्टेटरशिप कहाँ है, नक्शा एक ही होगा। तो आप मुझे बताएं कि जो इसका तरकीब इस्तेमाल क्या है, खुदा का तरकीब इस्तेमाल तो बताइए। आप छोटी सी दवा सड़क पे बेचते हैं, उसकी भी तरकीब इस्तेमाल बताते हैं। इसके इस्तेमाल से तो फायदा नहीं हुआ किसी को। जो सारे के सारे खराब मुल्क हैं, खराब समाज है, वो सारे जुल्म खुदा के नाम पे करते हैं। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, मुझे क्या लेना देना उससे। इस्तेमाल से मालूम होता ना। एक विस्की की बोतल कभी शायद देखी हो आपने, लाल रंग की होती है, उस पर रोशनी और छपड़ा इंतहाई खूबसूरत लगती है, क्या बिगाड़ रही है किसी का, उसका इस्तेमाल गलत है, इसलिए आप उसे नापसंद करते हैं। इसका इस्तेमाल गलत है, इस तसव्वुर का इस्तेमाल ही गलत है और हमेशा से गलत हुआ है। आप देख लीजिए, इंसानी तारीख देख लीजिए, आज देख लीजिए, हिंदुस्तान देखिए, दुनिया देख लीजिए क्या हो रहा है। इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं फेथ वाले लोग? क्या फेयर हैं, जस्ट हैं, जो अपने खुदाओं पे यकीन रखते हैं? वो किस तरह के लोग हैं? वो लोगों को इंसाफ देते हैं, वो बेहतर इंसान बने। तो इस दवा का फ़ायदा क्या है? चलो बहुत फ़ायदा हो रहा तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा, मगर मुझे तो इस दवा का कोई फ़ायदा दिखता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता, मैं एक और बात बताऊँ, अगर कोई आदमी मजहबी है और अच्छा आदमी है तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है मजहबी आदमी का अच्छा होना मुझसे अच्छा होने से ज़्यादा मुश्किल है। भाई हर चीज़ की एक लिमिट है। आप इतना भाग सकते हैं, इतना नहीं भाग सकते, इतना वजन उठा सकते, इतना नहीं उठा सकते, इतना दूर देख सकते हैं, इतना दूर नहीं देख सकते। उसी तरह कॉमन सेंस कहता है कि आप में नेकी का भी एक कोटा होगा। अब आप अगर सुबह जाते हैं अपनी इबादत गाह और इबादत करते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो आप तो यही महसूस करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपकी नेकी का एक बहुत बड़ा कोटा खर्च हो गया जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो नहीं जाता हूँ तो मुझे तो किसी को खाना खिलाना पड़ेगा, किसी बेवा की मदद करनी पड़ेगी। मैं अपना कोटा कैसे कंज्यूम करूं? आप अपना कोटा, सारे मजहबी लोग इंतहाई यूजलेस कामों में यूज़ करते हैं। उसके बाद भी अगर आप में बच्ची है थोड़ी सी शराफत, तो भाई वाह क्या बात।